इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है यंग का प्रत्यास्था मापांक। इस ई व्याख्यान के उद्देश्य हैं प्रत्यास्था मापांक व यंग का प्रत्यास्था मापांक के कंसेप्ट को समझना, पदार्थों के प्रत्यास्था संबंधी व्यवहारों को समझना, यंग का प्रत्यास्था मापांक के सूत्र की स्थापना कर सकना। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करेंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे और उसका डेरिवेशन कर सकता हूं। इस ई व्याख्यान में यहां तक ही हम सीमित रहेंगे। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक अलग ई व्याख्यान में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें जो पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है कि जिस स्टूडेंट को प्रत्यास्था, विकृति, प्रतिबल व हुक के नियम का ज्ञान होना चाहिए, इनसे वो परिचित होना चाहिए। यदि आप उससे परिचित नहीं हो तो इससे पहले के ई व्याख्यानों को जरूर देखें। विमा व मात्रकों का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रत्यास्था से संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं का ज्ञान, कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमने पिछले ई व्याख्यानों में जिक्र किया है, तो उनका आपको ज्ञान होना चाहिए जिससे कि हम आगे इनको समझ सकते हैं। हुक का नियम, यह हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा है, जस्ट इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आगे के टॉपिक हम कर सकें। अल्प विकृति के लिए प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यह रॉबर्ट हुक ने बताया था, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक कैपिटल ई लगाएंगे, जहां ई समानुपाती स्थिरांक है, जिसे प्रत्यास्था मापांक या प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। कैपिटल ई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। तो इस तरह से अब हमारे अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे, प्रत्यास्था मापांक, जो कि हमारा पहला पार्ट होगा कि प्रत्यास्था मापांक है क्या चीज। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 1996 में इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ चुका है। ध्यान दीजिए, प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति, हुक के नियम के समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद हमें यह प्राप्त हुआ, अर्थात ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति हो गया। ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति हो गया। तो यहां से हमें प्रत्यास्था मापांक की परिभाषा मिलती है। अल्प विकृति के लिए देखिए कंडीशन बहुत जरूरी है कि ये कब एप्लीकेबल है, क्योंकि हुक का नियम ही अल्प विकृति के लिए लागू है। तो अल्प विकृति के लिए प्रतिबल व विकृति के अनुपात को, देखिए सामान्य सी परिभाषा बनी, एकदम यहीं से बनानी है, मैथ्स की जो फॉर्म है, प्रतिबल व विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। जब भी परिभाषा लिखनी है, अक्सर स्टूडेंट ये लिख के छोड़ देते हैं, प्रतिबल व विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था मापांक कहते हैं। इसे मैं अधूरी परिभाषा मानता हूं, कंडीशन लगानी जरूरी है अल्प विकृति के लिए। जैसे हमने बात की थी, हमारे फिजिक्स में नई क्वांटिटी आएगी तो हम उसका वेलकम करेंगे। तो वेलकम बाय फिजिक्स, और वेलकम करने का मेथड आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी का वेलकम करना हो हमें, तो हम उसको विमा और मात्रक असाइन करेंगे। तो एक बार वापस फॉर्मूला दिमाग में ध्यान देते हैं कि जो प्रत्यास्था मापांक है प्रतिबल और विकृति का अनुपात था, प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति। चूंकि विकृति एक विमाहीन और मात्रक रहित राशि है, विमाहीन भी है और मात्रकहीन है, विकृति की बात करें, याद करें हम पिछले ई व्याख्यानों से, अतः प्रत्यास्था मापांक के मात्रक व विमा प्रतिबल के समान ही होंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रत्यास्था मापांक प्रतिबल बटा विकृति था और विकृति खुद विमाहीन और मात्रक रहित है, अच्छा, अतः उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो प्रत्यास्था मापांक के मात्रक और विमा होंगे वो प्रतिबल के ही होंगे
और ध्यान है तो प्रतिबल के मात्रक और विमा दाब के तुल्य थे, अर्थात प्रत्यास्थता मापांक के मात्रक और विमा प्रतिबल या दाब के तुल्य होते हैं। देखते हैं एक बार, मात्रक एसआई पद्धति में इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रतिबल क्या था हमें याद हो, बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरह से सीजीएस पद्धति की बात करें, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक। वही जो दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता मापांक। अब ध्यान दीजिए, एक बार प्रश्न आता है कि कौन सी 3 राशियों के नाम लिखिए जिनकी विमाएं समान हो, मात्रक समान हो, तो वहां हम इनको प्रत्यास्थता मापांक, प्रतिबल और दाब का जिक्र कर सकते हैं। या 2016 में एक प्रश्न भी आया था, निम्न में से किन 3 की विमाएं समान है या नहीं है, तो उसमें भी ये तीनों का युग्म इन तीनों को दिया जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। अब बात करें विमा की, तो इसकी विमा वही होगी जो प्रतिबल की है, प्रतिबल दाब की विमा, दाब बल बटा क्षेत्रफल, तो वो हल करने पर m1 l-1 और t-2 होता है। तो इस तरह से हमने वेलकम किया हमारा प्रत्यास्थता मापांक का, और इसका विमा और मात्रक दाब या प्रतिबल के तुल्य ही आए। प्रत्यास्थता मापांक की निर्भरता। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्यास्थता मापांक किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रत्यास्थता मापांक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल, कहने का अर्थ है बाकी सब चीजें समान हो, अन्य परिस्थितियां, तो स्टील का प्रत्यास्थता मापांक अलग होगा, तांबे का अलग होगा, लोहे का अलग होगा। तो जैसे जैसे पदार्थ बदलते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग पदार्थ प्रत्यास्थता मापांक का मान भी बदलता जाएगा। प्रत्यास्थता मापांक का मान ताप पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर। अब हम बात करें, सपोज कीजिए स्टील के मैंने पदार्थ लिए हैं, तार लिए हुए अलग अलग, बाकी सब परिस्थितियां समान है, सिर्फ ताप यदि अलग अलग कर दूं तो फिर भी प्रत्यास्थता मापांक का मान बदल जाएगा। तो ये जब हम निर्भरता बता रहे हैं तो इस समय अंडरस्टूड है कि अन्य जो फैक्टर्स हैं, जितने अदर फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 2 फैक्टर एक साथ चेंज करोगे तो बदलाव आ सकता है। तो मूल रूप से हमने क्या सीखा कि प्रत्यास्थता मापांक का मान पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज ऑन टेम्परेचर। ध्यान देने योग्य बात, DDYB। प्रत्यास्थता मापांक का मान पदार्थ की आकृति, लंबाई, मोटाई व आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, इन पे निर्भर नहीं करता है। हमें लगता है उसकी आकृति पर भी निर्भर करेगा, लंबाई पे डिपेंड कर सकता है, उसकी थिकनेस पे डिपेंड कर सकता है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है, नहीं, इन किसी पे प्रत्यास्थता मापांक का मान निर्भर नहीं करता है। इसी तरह से प्रत्यास्थता मापांक का मान प्रतिबल या विकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। देखिए, प्रत्यास्थता मापांक की परिभाषा क्या थी, प्रतिबल व विकृति का आयतन। तो गणितीय रूप से आपको सबको ये दिखता है कि प्रत्यास्थता मापांक प्रतिबल के समानुपाती है, प्रत्यास्थता मापांक विकृति के व्युत्क्रमानुपाती दिखता है नहीं। ध्यान दीजिए, इस पर अलर्ट रहिए, क्योंकि प्रत्यास्थता मापांक समानुपाती नियतांक था, अतः ये कभी भी जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है उन पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात प्रत्यास्थता मापांक प्रतिबल या विकृति पर निर्भर नहीं करता। उसको कुछ थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। यदि हमने प्रतिबल डबल कर दिया, हुक का नियम क्या कहता है, विकृति भी डबल हो जाएगी। प्रतिबल 3 गुना कर दिया तो विकृति भी 3 गुना हो जाएगी। प्रत्यास्थता मापांक वही रहेगा, अन्य सारी परिस्थितियां समान है, तब हम बात कर रहे हैं। अब हमें ध्यान हो, विकृति हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, प्रतिबल भी 3 प्रकार के पढ़े थे, तो फिर प्रत्यास्थता मापांक को क्यों नाराज करें। यह भी 3 तरह के होते हैं, वही उनकी प्रकृति के हिसाब से। हमने लंबाई में परिवर्तन से रिलेटेड जो राशियां थी वो एक जगह की थी, उनसे रिलेटेड जो मैटर होगा उसको यंग का प्रत्यास्थता मापांक में कंसिडर करेंगे। आयतन में परिवर्तन से रिलेटेड एक क्वांटिटीज का सेट बना था, उसको हम आयतन प्रत्यास्थता मापांक कह देंगे, जिसका संकेत के और बी दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। यंग के प्रत्यास्थता मापांक का संकेत वाई है। तीसरा हमें ध्यान हो तो आकृति में परिवर्तन से रिलेटेड कोई बात की थी हमने कि किसी डिक्शनरी पे हमने बल लगाया था, स्पर्श रेखीय बल लगा के, तो उससे रिलेटेड जो प्रत्यास्थता मापांक है वो अपरूपण मापांक या दृढ़ता मापांक है। इसको ईटा से निरूपित करते हैं। तो इस तरह से लंबाई से रिलेटेड, आयतन से रिलेटेड और आकृति से रिलेटेड 3 अलग अलग तरह के प्रत्यास्थता मापांकों की हमें बात करनी होती है। इस
पर्टिकुलर ई व्याख्यान में हम सिर्फ यंग के प्रत्यास्थता मापांक के तक ही सीमित रहेंगे और सैद्धांतिक पक्ष ही देखेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स के लिए, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए अगले ई व्याख्यानों में आपको देखना होगा। आयतन प्रत्यास्थता मापांक और अपरूपण दृढ़ता मापांक अगले ई व्याख्यान में समझाए जाएंगे। तो हम आते हैं यंग का प्रत्यास्थता मापांक, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे रिलेटेड प्रश्न 2014 में पूछा जा चुका है। यंग का प्रत्यास्थता मापांक किसी छड़ या तार की लंबाई में होने वाले परिवर्तन में उस छड़ द्वारा किए गए विरोध को नापता है या प्रतिरोध को नापता है। यह प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, यह प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है, यह विरोध वाला, अपोजिशन वाला प्रतिरोध है। कहने का अर्थ है कि कोई भी ठोस पदार्थ, ध्यान दीजिए, कोई भी ठोस पदार्थ है, यदि उसकी लंबाई में हम परिवर्तन करें तो उस परिवर्तन का विरोध करने वाले का जो मेजरमेंट है वो किससे करते हैं? यंग का प्रत्यास्थता मापांक से करते हैं। क्योंकि हमने प्रत्यास्थता की परिभाषा में कहा था कि ये लंबाई में परिवर्तन का विरोध भी करता है, ये उसके आकार व आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है, उस गुण को प्रत्यास्थता। अब उसको आज, पहले हमने गुण के रूप में कहा था प्रत्यास्थता को, अब उसी प्रत्यास्थता को हम मेजर करके क्वांटिटी फॉर्म में देना चाहते हैं, तो ये यंग का प्रत्यास्थता मापांक ही है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी है, जो उस अपोजिशन को मेजर करेगा। अब इसको हम वो परिभाषा चाहते हैं जो कि परीक्षा में लिख सके। यदि पूछा जाए यंग के प्रत्यास्थता मापांक को परिभाषित कीजिए, तो जो हमें एग्जैक्ट 2 लाइनें लिखनी है वो यही लिखनी है। यदि कहता है समझाइए, तो पहले से हम जो बातें की उनको करते हुए फिर इस परिभाषा को लिखेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? ध्यान हो, प्रत्यास्थता मापांक की परिभाषा याद करते हैं। प्रत्यास्थता मापांक की परिभाषा थी प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल व विकृति का अनुपात। अब यंग की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था ये लंबाई से रिलेटेड है, तो दोनों में लंबाई वाला फैक्टर डालेंगे। जो लंबाई से चेंज से रिलेटेड हमारे पास प्रतिबल था उसे हमने नाम दिया था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। और लंबाई से रिलेटेड जो विकृति थी उसे अनुदैर्ध्य विकृति की थी। जो लंबाई के अनुदिश वाली, एक अनुप्रस्थ और थी, वो लंबवत वाली थी। यहाँ लंबवत वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं कि जिधर बल लगाया उसी दिशा में लंबाई के परिवर्तन से रिलेटेड जो बातें हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति हो गया। कंडीशन क्या लगाई थी? अल्प विकृति के लिए, तो बहुत इजी परिभाषा बन गई। अल्प विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग का प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। एक बार इसकी मैं थोड़ा सा दूसरा फॉर्म देखते हैं कि y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। बहुत आसान परिभाषा है। देखिए, हमने पहले लिखा था प्रत्यास्थता मापांक में सिर्फ इतनी दूर तक की बात की थी, प्रतिबल बटा विकृति। अब सिर्फ कौन सा प्रतिबल और कौन सी विकृति, इसी के हिसाब से अलग अलग प्रत्यास्थता मापांक हमें मिलते जाएंगे। यहां हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति ले ली, यंग का प्रत्यास्थता मापांक बन गया। आगे इसी तरह से दूसरे टाइप का प्रतिबल और दूसरे टाइप की विकृति लेंगे। संगत प्रतिबल और संगत विकृति होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो अनुदैर्ध्य के साथ आयतन विकृति लगा दो, कोई अलग बात बन जाएगी, मीनिंगलेस है, उसको डिफाइन नहीं किया गया। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अनुदैर्ध्य विकृति है, यंग का प्रत्यास्थता मापांक बन गया। इसी तरह से आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति होगी, आयतन प्रत्यास्थता मापांक बन जाएगा। इस पर से देखिए प्रतिबल और इस पर से देखिए विकृति, यह अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति होगी, अपरूपण मापांक बन जाएगा। तो यही परिभाषित करने का हमारा तरीका रहेगा सब जगह। तो वापस देख लीजिए, अल्प विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग का प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। परीक्षा में यही डेफिनेशन लिखनी है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें। तो वापस अपन जैसे पहले एक बात करते थे, एक तार है जिसकी मूल लंबाई कैपिटल L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिधर हम बल लगाएंगे या जिस दिशा में हम परिवर्तन कर रहे हैं उसकी लंबवत दिशा वाला जो सतह है उसका क्षेत्रफल। तो सामान्यतः यदि बेलनाकार तार हो तो ये वृत्ताकार होता है, और यदि घनाभ आकार का तार हो, चौकोर तार जिसे हम कहते हैं बहुत सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो ये आयताकार हो सकता है। एक तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, पर बल F लगाते हैं, ये देखिए बल F लगाया, तो होगा क्या? इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। इस लंबाई में वृद्धि को हम कितना लिख रहे हैं? स्मॉल l। ये लंबाई में वृद्धि स्मॉल l है। तो इतना काम हम कर चुके हैं कि हमें एक तार था, मूल लंबाई L थी, उस पर बल F लगाया। F लगाते ही हम जानते हैं कि इसी बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन होगा।
यदि लंबवत दिशा में कोई परिवर्तन हो रहे हैं, हम उनको नगण्य मान के चल रहे हैं, होंगे जरूर, परंतु अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है सिर्फ यंग के प्रत्यास्थ मापांक पे है, इसलिए हम उस को प्रेक्षित ही नहीं करेंगे, तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो ऐसी स्थिति में अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होगा? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान F/A बल बटा क्षेत्रफल। और अनुदैर्ध्य विकृति का मान क्या होगा? तो हमें पता है लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई मूल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल और ओरिजिनल लेंथ कितनी हुई? कैपिटल एल। तो इस तरह से अनुदैर्ध्य विकृति होगी स्मॉल एल और कैपिटल। इन दोनों के बारे में ज्यादा डिटेल में हम पिछले वाले ई व्याख्यानों में क्लियर कर चुके हैं। तो यदि किसी को यहाँ पे शंका हो कि ये कैसे आ गए, हमारे पिछले व्याख्यान प्रतिबल से संबंधित व्याख्यान में देखोगे तो इनकी डिटेल मिल जाएगी अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, और विकृति से संबंधित व्याख्यान देखेंगे तो अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में डिटेल मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं यंग के प्रत्यास्थ मापांक को इनसे लिंक कर, क्योंकि हमारी परिभाषा ये थी कि यंग का प्रत्यास्थ मापांक y से हम जो इसे डिनोट कर रहे हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने निकाल रखा है F/A और अनुदैर्ध्य विकृति निकाल रखी है स्मॉल l बाई कैपिटल L। इन दोनों को इस मान को इस सूत्र में रख देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, कैपिटल F/A ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया, स्मॉल l बाई कैपिटल L ये हमारा हो गया अनुदैर्ध्य विकृति। इनको मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व कर लें तो ऊपर कैपिटल F कैपिटल L और नीचे कैपिटल A और स्मॉल l। कहने का अर्थ है बल इंटू मूल लंबाई डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन, ये सारा मिलके y के बराबर। कुछ न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से हल होंगे कि हमें सिर्फ यहां तक ही ध्यान रखना हो, F, L, A और स्मॉल l से रिलेटेड कोई इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इस फॉर्मूले को हमें सदैव याद रखना है, भूलना नहीं है। यंग के प्रत्यास्थ मापांक की अन्य परिभाषा, अनदर डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहले हमने एक परिभाषा दी थी अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कब? अल्प विकृति के लिए। उस अनुपात को हमने कहा था यंग का प्रत्यास्थ मापांक होता है। वो एग्जैक्ट फिजिक्स वाइज अच्छी परिभाषा है। एग्जाम में यदि सिर्फ परिभाषा पूछी गई हो आपको वही लिखनी है, परंतु यदि यंग के प्रत्यास्थ मापांक की डिटेल लिखनी हो, समझाना हो ज्यादा, तो फिर इस परिभाषा तक पहुंचना है, पर उसको फिर भी नहीं छोड़ सकते, वो लिखनी है उसके बाद छोड़ सकते। या कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि ये सूत्र दे दिया y बराबर F कैपिटल L और A स्मॉल l, और इससे यंग का प्रत्यास्थ मापांक परिभाषित कीजिए, तब इस हमें ट्रिक को यूज करना है। सामान्यतः फिजिक्स में कई बार कुछ राशियों को परिभाषित करने के लिए यह तरीका बहुत उचित होता है कि हम कुछ राशियों को एकांक या बराबर मान के और सिर्फ दो राशियों में संबंध रखते हैं। देखिए यदि स्मॉल l बराबर कैपिटल L अर्थात लंबाई में परिवर्तन मूल लंबाई के बराबर हो, ध्यान दीजिए लंबाई में परिवर्तन मूल लंबाई के बराबर हो तथा a बराबर 1 हो, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, तो y बराबर f के तुल्य होगा। इस फॉर्मूले से आ गया y बराबर f का मतलब यंग का प्रत्यास्थ मापांक बल के बराबर। पर अलर्ट रहना, यहाँ पे बल और y बराबर f लिखने से कहीं ये मत कह देना इन दोनों की विमाएं समान है या इनका मात्रक समान है। ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर है, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना है। तो वापस देखिए हमने क्या क्या किया कि यदि लंबाई में परिवर्तन कैपिटल L है, अब थोड़ा सा सोचिए, यदि लंबाई में परिवर्तन ही मूल लंबाई के बराबर है अर्थात लंबाई कितनी होगी? 2 गुनी हो गई है। लंबाई कितनी हो गई? बल लगाने के बाद 2 गुनी हो गई है इस बल को लगाने के बाद। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना ले रखा है? एकांक। तो y का मान किसके बराबर होगा? न्यूमेरिकली f के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं यदि लिखना पड़े तो। यंग का प्रत्यास्थ मापांक संख्यात्मक रूप से विरूपक बल के उस मान के बराबर है। देखिए ये विरूपक बल था बाहरी जो लगा रखा है, जो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये बराबर 1 हो गया, जो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली वस्तु की बल की दिशा में लंबाई को 2 गुनी कर दे। खास बात ध्यान देना, बल की दिशा में, हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं यंग का प्रत्यास्थ मापांक में बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं, तो वो उसको 2 गुनी कर दे। ये बड़ा एक आसान सा तरीका है परिभाषित करने का। कई बार हमें कुछ परिभाषाएं साइंस के अकॉर्डिंग या फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, तो हम इनको बहुतायत उपयोग करते हैं, परंतु यहाँ पे इसे सेकेंडरी में रखना है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को उसी को ही देनी है। परंतु यह परिभाषा व्यवहारिक नहीं है, ये सिर्फ सैद्धांतिक परिभाषा है,
कारण बताता हूं, क्योंकि जब लंबाई में परिवर्तन मूल लंबाई के बराबर होगा तो विकृति अल्प नहीं रही, और अल्प विकृति नहीं रही तो ये सारे अपने जो नियम हमने बताए थे, हुक का नियम भी वैलिड नहीं रहेगा। तो ये हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। परंतु फिर भी गणितीय रूप से परिभाषित करने के लिए, ये परिभाषा आपको समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए ये परिभाषा आपको बताई जाती है। इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल डेफिनेशन। अब आते हैं यंग के प्रत्यास्था मापांक का सूत्र। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसके लिए सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, डिराइव कीजिए। तो आप कहोगे जी हमने पहले भी किया था, सही कह रहे हो, पर प्रैक्टिकली जब हम हल करते हैं या इसका एक प्रैक्टिकल अपने लैब में भी है, तो उसके लिए जो सूत्र चाहिए उसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। वही कैपिटल एल लंबाई का एक तार है हमारे पास, जिसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर है, बेलनाकार तार, क्योंकि लैब में जो तार लेते हैं वो बेलनाकार होता है। तो उसकी त्रिज्या स्मॉल आर और लंबाई कैपिटल एल है। तो उस पर हम अब बल लगाने के लिए हमारे पास क्या साधन है जिसको कि हम नाप सकें ऐसा बल, तो हम क्या करते हैं, उस पर द्रव्यमान लटका देते हैं, भार के रूप में वो उस पर बल लगाता है। तो इस पे भार mg लटकाने पर हमारे पास जो लैब में होता है उसमें आधे आधे किलो के बाट होते हैं, स्लोटेड वेट होते हैं, उनको उस पर प्लेस करते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो भार mg लटकाने पर लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल है, ये हमारे पहले वाली बात है। तो अब यहाँ पे इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है, बल की जगह mg आ गया। mg जो भार का ले होता है वो बल की जगह प्रतिस्थापित हुआ है कि भार के रूप में हम उसको नाप रहे हैं। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a देते थे जानकारी, उसकी जगह हम जानकारी दे रहे हैं त्रिज्या की जानकारी दे रहे हैं। वृत्ताकार सतह है, बेलनाकार तार है तो वृत्ताकार सतह होगी अनुप्रस्थ काट की, तो एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास दो राशियां जो पहले हम यूज कर रहे थे उनको नई राशियों के टर्म में लिख लेंगे। तो देखिए F बराबर mg, सबसे पहले तो हम F की जगह क्या लिख देंगे, mg। m द्रव्यमान है जो कि उस पर हैंग किया गया है, लटकाया गया है। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये वेट भार के बराबर हो गया, जो कि बल होता है, भार बल इस पे कार्य कर रहा है। दूसरी चीज हमें मिली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम पहले जो F और A यूज कर रहे थे अब उनकी जगह कैपिटल mg और पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। तो अब देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जिसको कि हम F बाई A कहते थे अभी तक, उसकी जगह क्या कहेंगे, कैपिटल mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। हो सकता है इस पे भी कोई प्रश्न आ जाए। हाँ, बीच के स्टेप के भी फॉर्मूले अपने को ध्यान होने चाहिए, है बड़े आसान, बल बटा क्षेत्रफल, बल mg हो गया और A पाई आर स्क्वायर। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो यूनिट का स्पेशल ध्यान रखिए, सारे एक ही मात्रक पद्धति में होने चाहिए, नहीं तो आप परिवर्तित करके एक मात्रक पद्धति में ले आइए फिर गणना कीजिए। अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया जो पहले हमने यूज किया था, बट अनुदैर्ध्य प्रतिबल में चेंज, नई राशियों का समावेशन कर लिया हमने। अब देखते हैं यंग का प्रत्यास्था मापांक का सूत्र हमारा जो था वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति था, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल अभी हमने निकाला mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अनुदैर्ध्य विकृति हमने निकाली स्मॉल एल और कैपिटल एल, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देने पर जो हमें फॉर्मूला मिलेगा y इक्वल टू कैपिटल mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए आ गया, प्रतिबल के लिए, और स्मॉल एल और कैपिटल क्या चीज है, अनुदैर्ध्य विकृति हो गई, जो इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। इनको जब हल करेंगे फाइनल रिजल्ट हमें जो मिलेगा y इक्वल टू कैपिटल mg कैपिटल L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। बहुत ही इस चैप्टर का महत्वपूर्ण फॉर्मूला, y इक्वल टू mg कैपिटल L ओवर पाई आर स्क्वायर एल। थोड़ा यदि पिछले ही व्याख्यान याद आ रहे हो तो इस सूत्र की सत्यता की भी जांच हमने विमेय विधि से की थी। मैंने कहा था जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये फॉर्मूले आते जाएंगे, आप आसानी से पहचान जाएंगे कि अब y क्या है। उस समय मुझे बताना पड़ा था y यंग का प्रत्यास्था मापांक है, कैपिटल एल क्या है, स्मॉल एल क्या है, ये चीजें बतानी पड़ी, पर जैसे जैसे आप पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे उनसे पहचान कर लेंगे। तो अब जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें बना है y इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। सभी राशियों का मतलब पता होना चाहिए जब भी आप फॉर्मूला प्रयोग करते हो। एक बार दोहरा देता हूँ, y यंग का प्रत्यास्था मापांक, कैपिटल M वह द्रव्यमान जो तार पर लटकाया गया है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल L मूल लंबाई,
पाई जो कांस्टेंट 22/7 होता है, आर तार की त्रिज्या, स्मॉल एल तार की लंबाई में परिवर्तन कब, जब द्रव्यमान एम उस पर लटकाया गया था, उसके पश्चात जो परिवर्तन हुआ है, नई लंबाई नहीं, परिवर्तित जो लंबाई में परिवर्तन आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। लैब में भी जो सरल की विधि से यंग का प्रत्यास्थ मापांक ज्ञात करते हैं उसमें भी यही सूत्र का प्रयोग होता है। अब एक प्रश्न पहले मैंने अनुत्तरित छोड़ा था, सिर्फ आपको जानकारी दी थी कि स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, इतनी जानकारी दे दी थी कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है। क्यों मैंने कहा था मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा, तो अब समय आ गया है आपको बताने का कि ऐसा क्यों। वापस बताऊं, आपको लग रहा होगा कि रबड़ बहुत अधिक प्रत्यास्थ है, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, स्टील इसका आंसर होगा, इनमें से अधिक प्रत्यास्थ कौन सा, स्टील, क्योंकि समान लंबाई व समान मोटाई के, समान मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने समान कर दिया, उसकी मूल लंबाई भी हमने समान ले ली, कि स्टील व रबड़ के तार, यह रबड़ की डोरी हो गई तार की जगह, पर समान बल लगाने पर हमने बल भी समान लगा दिया। देखिए क्या क्या चीजें सेम कर दी, कैपिटल एल सेम कर दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम कर दिया, बल भी समान लगा दिया कैपिटल एफ, तो सिर्फ अब बच क्या गया, वाई और स्मॉल एल। ध्यान दीजिए, लगाने पर स्टील के तार में लंबाई में परिवर्तन रबड़ की अपेक्षा कम होता है, एकदम सही है, ये तो हम भी कहते हैं, हमने बल लगाया तो रबड़ जल्दी अपेक्षाकृत लंबाई परिवर्तित करेगा इन कंपैरिजन टू स्टील, स्टील के तार में लंबाई में परिवर्तन कम होगा। जब लंबाई में परिवर्तन कम है तो यंग का प्रत्यास्थ मापांक ज्यादा होगा, अर्थात स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ। तो यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो इस तरह का आंसर आपको लिखना होगा। अब बारी है अभ्यास के लिए प्रश्नों की, क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज। तो प्रश्न इसी तरह के आते हैं कि निम्न को समझाते हुए परिभाषित कीजिए, तो कोई भी एक टर्म दे देते हैं, उनको आपको समझाते हुए परिभाषित कीजिए। ये बड़ा ब्रॉड सेंस में क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ रहा है, आपको उसी तरह से सीमित रहना है। 4 नंबर में सामान्यतः आने के चांसेस कम है, 4 नंबर में 1 नंबर का आता है और कंसाइज रहना है आपको, क्योंकि अब 1 नंबर के प्रश्न भी अपने आते हैं। प्रत्यास्थ मापांक, सबसे पहला जो आपको समझाते हुए परिभाषित करना है प्रत्यास्थ मापांक। 1996 में यह प्रश्न आ चुका है। यंग का प्रत्यास्थ मापांक 2014 में यह प्रश्न आ चुका है। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है, जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, ajit.somani@gmail.com, 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।